हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीके एजुकेशन। जीके एजुकेशन में मैंने फ्री क्रैश सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में मैं भारत की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर भी कवर कराऊंगा। यह सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है आप सबके लिए। इस सीरीज़ का मैं पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत की हिस्ट्री का। इसमें मैं भारत के संविधान को कवर कराऊँगा। मेरा नाम है गौरव। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का इतिहास। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ था और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत के संविधान में पूर्व ब्रिटिश सांसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम और चार्टर एक्ट पारित किए गए जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत को जीत लिया गया था। तब इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए, जो कि भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। स्टार्ट करते हैं हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी में शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव डली थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे, जो अपनी सत्ता के लिए उपयुक्त संयुक्त रूप से काम करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी और इसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिशा हेम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट्स थे। इसके बाद इसी प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ और कंपनियों के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आप सबको पता होगा। उसके बाद 1781 का संशोधित अधिनियम आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। का पिट्स इंडिया अधिनियम। इस अधिनियम को कंपनी द्वारा आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए उद्देश्य से यह पारित किया गया था। इसके लिए दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसमें नियुक्त किए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का राजनीतिक मामलों के लिए। उसके बाद 1786 का चार्टर एक्ट आया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की भी शक्तियां मिल गई थी। 1786 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। कंपनी के कार्यों और संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी और
कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट। उससे पहले 1813 के अधिनियम के बाद 1813 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी में भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को भी छीन लिया गया था। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट पास किया गया, जो कि 1813 के बाद पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई थी तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि के राज्यों पर अंग्रेजों का अधिक प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसी प्रभुत्व को स्थापित प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इसके जो प्रावधान थे, कंपनी के चाय व एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये तो आप सबको पता ही है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में। उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम यानी एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार भारतीय शासन के इतिहास के अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। इस अधिनियम की मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग की गई थी तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर यह आधारित था। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी इसमें स्टार्ट कर दी गई थी और परीक्षाओं के आधार पर पद को भरने के लिए यह पास किया गया था। 1858 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 के बाद 1858 का चार्टर अधिनियम था। इसमें क्या था, जो क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास किए गए थे। इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया था। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के होते थे इसमें और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तय किए जाते थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था और मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया था। यह 1858 का नियम था। इसके अनुसार अब सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया था इंडिया के ऊपर। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स भी समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट है 1861 के अधिनियम। और इसी प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग भी बना था इसी काल में। नेक्स्ट है 1858। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा भी की गई थी। इस घोषणा की महत्वपूर्ण निम्न बातें थी। भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान ही माना जाएगा। इक्वेलिटी ला दी गई थी। भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं व अपनी शिक्षा योग्यता के आधार पर कोई भी पद मिल सकता था। भारत के लोगों और भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए गए थे। रियासतों को हड़पने की नीति को भी समाप्त कर दिया गया था। ये महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी 1858 में। उसके बाद 1861 यह भारतीय परिषद अधिनियम था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है, जो कि 2 मुख्य कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता और प्रतिनिधियों का नामजद करके उन्हें विधायी कार्यों को संबद्ध करने के लिए अधिकार दे दिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया और मुंबई और मद्रास सरकारों के विधायी शक्ति को प्रदान कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें
विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति दी गई थी। उसके बाद 1873 का अधिनियम पारित किया गया था। 1873 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया था। उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में। ये अधिनियम गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी के छठे सदस्य को नियुक्त कर उसे लोक निर्माण के विभाग को कार्यों से सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को यह घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया है। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अनंतरण मान्य किया गया। उसके बाद 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें 1861 के अंतर्गत गैर कानूनी सदस्य या तो बड़े जिम्मेदार होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवारों के सदस्य होते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत इसमें की गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी के बारे में प्रश्न पूछने की शक्तियां भी इसमें दी गई। यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भारत सरकार को इंग्लैंड में स्थित इंडिया ऑफिस में अधिक स्वतंत्रता की मांग भी की जाने लगी थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व इसमें प्राप्त किया था और मुस्लिम सदस्यों को चुनाव करने के लिए भी इसमें आज्ञा दी गई थी। इसी प्रकार इस अधिनियम की सांप्रदायिकता को वैविधता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को भी नियुक्त करने की व्यवस्था की थी। इसके बाद 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, जो कि माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोला जाता है। इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए मनफोर्ड रिपोर्ट 1918 प्रकाशित की गई, जो कि 1919 के अधिनियम का आधार बना। इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 थी और 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, सिर्फ अंतर ये था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली में परिवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें आरक्षित और हस्ताक्षरित आरक्षित विषय थे। जो इसमें आरक्षित विषय थे वो फाइनेंस था, यानी वित्त था, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई आदि जो कि आरक्षित विषय थे। और जो हस्ताक्षरित विषय थे वो शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रह, संस्थानीय शासन, चिकित्सा, ये हस्ताक्षरित विषय थे। प्रांतों में जो द्वैध शासन के जनक थे वो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। उसके बाद साइमन कमीशन भारत में आए थे 1927 में। 1919 के अधिनियम की बाद अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अंत भारतीय ने इसका विरोध कर दिया।
आयोग की रिपोर्ट जून 1930 को प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डैमियन दर्जा की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया? कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड वेंकहेड की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया कि ऐसे संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाया गया। इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित मोतीराम नेहरू ने की थी, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट बना। इस प्रस्ताव के सबसे बड़ी आपत्ति मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मोहम्मद अली जिन्ना इनके विरुद्ध थे नेहरू रिपोर्ट के। फिर गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ नेहरू रिपोर्ट के बाद, जो कि 1930 से 1932 तक स्टार्ट किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। सबसे पहला सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेसियों ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था और अंग्रेज़ों की तरफ से श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके सुझावों के आधार पर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा भी माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं, 15 पृष्ठ थे। इसकी मुख्य विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार थी। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। और इस अधिनियम के जो प्रावधान थे, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। संघ तथा केंद्र की शक्तियों के बीच विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों पर 3 सूचियां बनाई गई, जो कि संघीय सूची, प्रांतीय और समवर्ती सूची थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भी की गई, जिसमें राज्य परिषद उच्च सदन होता था और केंद्रीय विधान परिषद निम्न सदन होता था। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। संघीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई। इसका अधिकार जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त की थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद के अंत, सांप्रदायिक निर्वाचित पद्धति का विस्तार इसमें किया गया था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया और एक अलग से प्रांत बना दिया, कार्यालय के अधीन कर दिया और बरार को मध्य प्रांत के रूप में शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक आरबीआई की भी स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसमें दिया गया। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट अधिनियम रह जाता है हमारा 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 नियमों की स्थापना के रूप में 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में किया गया तथा बंगाल एवं पंजाब के 2 प्रांतों को बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम के सिलहट जिलों को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का
शासन होगा। ये उसमें कहा गया था। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत हो गया था और भारत और पाकिस्तान भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और भावी संबंधों के निश्चय में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। भारत के महामहिम की सरकार जो हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट थी, उसका जो उत्तरदायित्व था वो 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया था। डोमिनियनों की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं की संसद का दर्जा डोमिनियन विधानसभा की पूर्ण शक्तियां प्रदान कर दी थी। इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सेवाओं और भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश थल सेना, नौसेना, वायुसेना, महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण जारी होने पर शर्तें निर्दिष्ट की गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो का मैं अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं भारतीय संविधान के बारे में लेके आऊँगा। उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने उसके पार्ट हैं, सभी बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।